नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। अपन ने उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र जो था उसके बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली सामने आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। इस शब्दावली को आपको आवश्यक रूप से अपनी कॉपी में उतारें और इस शब्दावली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको भी शब्दावली के साथ साथ आप लिखते जाएं, जिससे कि दोबारा पढ़ने में आसानी रहे, कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं। उत्तर का विशाल मैदान जो है, अपन ने पढ़ा था हिमालय का निर्माण। तो अपन ने देखा था हिमालय जब बना तो ऊपर से जो यूरेशियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट जो ऊपर से आ रही थी और नीचे से जो अपना जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जो इंडियन प्लेट का हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ये भारी होने के कारण इससे टकराने के बाद इसके नीचे धंस जाता है। तो इसके नीचे ऐसे धंस जाने के कारण यहाँ पर क्या बन जाती है कि खाई बन जाती है, गहरी खाई। इस गहरी खाई का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। और इसकी महत्वपूर्ण रूप से स्थिति है हिमालय का जो सबसे अंतिम भाग है दक्षिण की तरफ शिवालिक। हिमालय के वर्गीकरण में अपन ने पढ़ा भी था, ये सबसे बाद में बना, अर्थात निर्माण की दृष्टि से सबसे नवीनतम और ऊंचाई की दृष्टि से सबसे कम ऊंचा भाग है। इसी शिवालिक के दक्षिण का जो भाग है जहां पर गहरी ये खाई बनी एक प्लेट के नीचे धंस जाने के कारण, तो इस खाई के अंदर हिमालय से निकलने वाली एक तो हिमालयी जो नदियां हैं और दूसरी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, इन दोनों ही भागों से बहकर इस मैदान की तरफ बढ़ने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के कारण, इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से लगातार इस खाई को भरते रहने से इस मैदान का निर्माण होता है। इस उत्तर के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इन तीनों नदियों और इनकी सहायक नदियों से निर्मित होने के कारण उत्तर के इस विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इस सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है प्लीस्टोसीन काल में। इस मैदान का विस्तार है पश्चिम से पूर्व में, संपूर्ण मैदान का विस्तार है पश्चिम से पूर्व में 3200 किलोमीटर। अब बात करें भारत में इसके मुख्य विस्तार की, तो रावी जो नदी है, सिंधु की सहायक नदियां हैं सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम, तो उनमें से एक सहायक नदी रावी जो है, इस रावी नदी से लेकर के और जो सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का जो डेल्टा है, इस डेल्टा तक 2400 किलोमीटर इसका विस्तार है। तो पश्चिम से पूर्व में संपूर्ण विस्तार इसे उत्तर के विशाल मैदान का है 3200 किलोमीटर। और अगर पूछ लिया जाए कि रावी से सुंदरवन के डेल्टा तक इसका विस्तार कितना है, तो 2400 किलोमीटर भारत में इसका ये विस्तार है। सुंदरवन का डेल्टा जो है वहां पर आप पढ़ेंगे गंगा नदी जो है, इसकी एक शाखा बनती है, दो शाखाओं में ये बढ़ती है। अपन ने पढ़ भी लिया था बांग्लादेश के साथ जो विवाद पढ़े थे अपन ने, उनमें एक तो हुगली नदी और दूसरी है पद्मा। पद्मा नदी जब जमुना से मिलती है तो उसके बाद उसका नाम हो जाता है मेघना। और इसी हुगली और मेघना के मध्य का जो ये डेल्टाई क्षेत्र है, जहां सुंदरी वृक्ष अधिकता में पाए जाते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है। तो यहां तक इसका विस्तार है 2400 किलोमीटर। इसके बाद बात करें इस मैदान की चौड़ाई की, तो इस मैदान की चौड़ाई है पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है, लगभग 150 किलोमीटर। फिर बात करें पश्चिम भाग में, तो पश्चिम भाग में इसकी चौड़ाई पूर्वी भाग की तुलना में बहुत अधिक है और औसतन 500 किलोमीटर चौड़ाई में ये फैला हुआ है। लंबाई की बात अपन ने की थी, तो लंबाई थी 3200 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व में। और अपन ने बात की रावी नदी से सुंदरवन के डेल्टा तक इसकी लंबाई की,
तो वहां तक थे ये 2400 किलोमीटर। अब चौड़ाई की बात करें तो पूर्वी भाग में चौड़ाई है 150 किलोमीटर 150, और पश्चिम भाग में है औसतन 500 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं अपन इसकी गहराई की। तो गहराई आपको एनसीईआरटी किताबों में अलग मिलेगी और कई और अन्य बुक जो हैं उनमें आपको अलग मिलेगी। औसतन गहराई जो ऑथेंटिक बुक में दे रखी है वो गहराई है इसकी 1000 से 2000 मीटर। कहीं इसके द्वारा जमा किए गए अवसाद की गहराई कम है तो कहीं अधिक है। औसतन गहराई है 1000 से 2000 मीटर। 1000 से 2000 मीटर गहराई तक इसके अवसाद जमे हुए हैं। और आज भी जैसे हिमालय से निकलने वाली कई बड़ी नदियां हैं और उसकी सहायक नदियां हैं, उन नदियों की, उनके द्वारा कई लाखों वर्षों से ये कार्य इस खाई को भरने का किया जा रहा है, जो आज भी अनवरत जारी है। और इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। तो गहराई है इसकी 1000 से 2000 मीटर। अब देखते हैं अपन उत्तर के जो विशाल मैदान है इसके वर्गीकरण को। तो यह है बनावट के आधार पर, जो इसकी विशेषता है उनके आधार पर इसके 3 भाग हैं। उत्तर के विशाल मैदान के कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला भाबर, फिर दूसरा आ जाएगा तराई, और तीसरा आ जाएगा जलोढ़। अब देखो, पहला भाबर जो प्रदेश है, शिवालिक जो पहाड़ी है, उसके दक्षिण में लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी गोलास्म पत्थरों से निर्मित या पटी हुई एक भौगोलिक संरचना है। शिवालिक पहाड़ी के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी। इसके अंदर क्या है कि जल की पारगम्यता होने के कारण जब नदियां इस भाग में प्रवेश करती हैं, क्रम भी ये रहेगा इनका। हिमालय से जैसे ही नदियां निकलकर मैदान की तरफ बढ़ती हैं तो सबसे पहले जो प्रदेश आता है वो भाबर है, फिर तराई और फिर जलोढ़। जलोढ़ को भी आगे अपन 2 भागों में पढ़ेंगे, खादर और बांगर। तो सबसे पहले अपन इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। जो ये भाबर है, अब 8 से 10 किलोमीटर तो इसकी चौड़ाई है। दूसरा, इसकी पारगम्यता अधिक है। पारगम्यता से अभिप्राय है कि यहां पर बड़े बड़े पत्थर जो पहाड़ों से नदियों के पानी के साथ आ जाते हैं, तो यहां पर इस मैदानी क्षेत्र में जैसे नदियां प्रवेश करती हैं तो जल का जो बहाव है उसकी वहन करने की या परिवहन की क्षमता कम हो जाने के कारण वह इन भारी पत्थरों को, जो गोलास्म और भारी पत्थर होते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इन पत्थरों के मध्य जगह होने के कारण पारगम्यता होती है, और पारगम्यता के कारण ही नदियां यहां पर उन पत्थरों के अंदर बहती हैं, अर्थात नदियां ऊपर भूमि के ऊपर दिखना बंद हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। आंतरिक बहाव यहां पर नदियों का देखने को मिलता है। जैसे ही इस प्रदेश से आगे नदियां बहती बहती बढ़ती हैं तो वहां पर तराई प्रदेशों में प्रवेश करती हैं, और जैसे ही इस भाबर प्रदेश से नदियां निकलती हैं तो इस तराई प्रदेश में नदियों का अनियमित और अनेक शाखाओं के रूप में प्रवाह देखने को मिलता है। अनियमित और शाखाओं के रूप में प्रवाह होने के कारण यह क्षेत्र दलदली क्षेत्र हो जाता है। दलदली क्षेत्र हो जाता है। इसी दलदली क्षेत्र में तराई प्रदेश में नदियां अनेक छोटी छोटी शाखाओं के रूप में बहती हैं, और इससे बहती बहती जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो नदियों की एक विशिष्ट या मुख्य शाखा बन जाती है। नदी अपना पूर्व रूप एक बड़ी नदी के रूप में बहना शुरू कर देती है। पूर्ववत जो रूप था वो धारण कर लेती है, और वह क्षेत्र होता है जलोढ़, जहां पर नदियां अपने वास्तविक और बड़े रूप में बहती हैं। इस जलोढ़ मैदानी क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। तो खादर तो वह मैदानी क्षेत्र है जहां पर नदियों की बाढ़ का या बहाव का पानी वर्तमान समय में भी पहुंच रहा है। नदी के तट के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर नदियों की बाढ़ का या बहाव का पानी वर्तमान में भी पहुंच रहा है, तो उसे तो कहा जाता है खादर। इस खादर का विस्तार भारत में जो गंगा नदी के मैदान
और गंगा की जो सहायक नदियां मुख्य रूप से उनका जो विस्तारित भाग है, इसके अलावा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान भी इसमें शामिल है। तो इसमें से जो खादर है उसका विस्तार कहां पर है? तो खादर के विस्तार की बात अपन करें तो खादर का विस्तार है एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंशिक झारखंड। झारखंड नहीं शामिल करेंगे पर इसमें मुख्य रूप से विस्तार है खादर जो मैदानी क्षेत्र है, जलोढ़ का एक भाग है, इसका विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं पर बांगर की। तो नदियों के तट से दूर की वह भूमि जहां किसी समय नदियों की बाढ़ का या बहाव का पानी पहुंचता था, लेकिन वर्तमान समय में नदियों की बाढ़ का या बहाव का पानी यहां पर नहीं पहुंच पाता है, अर्थात यहां पर जो नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी है, जल जो अवसाद है वो प्राचीन है। तो यह मैदानी भाग कहलाता है बांगर। इसका विस्तार है मुख्य रूप से जो जलोढ़ मैदान का एक भाग है बांगर, इसका विस्तार है एक तो उत्तरांचल, उत्तराखंड भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है, इस उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो भी अपने बात की जलोढ़ के भाग बांगर की, तो इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में और उत्तरांचल में। और खादर की बात अपन ने की तो खादर का विस्तार है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा मैदान की बनावट या वहां पर इनके द्वारा बिछाई गई मिट्टी, वहां जल की मात्रा, स्वरूप के आधार पर इनका विभाजन। अब अपन पढ़ेंगे इनका प्रादेशिक विभाजन, उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चौथा सुंदरवन का जो डेल्टाई क्षेत्र है, जिसे गंगा, क्योंकि गंगा की एक शाखा है जो हुगली नदी है, और दूसरी पद्मा जो जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, उसके मिलने के बाद मेघना के रूप में जानी जाती है। तो हुगली और मेघना नदी के मध्य का निर्मित डेल्टाई जो क्षेत्र है, इस डेल्टाई क्षेत्र को चौथे भाग के अंतर्गत शामिल करते हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान आप समझेंगे यहां पर जैसा कि यहां पर शब्द में आ रहा है पंच आब, आब होती हैं नदियां, आब है नदी, पंच 5, लेकिन यहां पर केवल 5 नदियों का समूह ही नहीं है, यहां पर पंच आबों का समूह है। आज अपन समझेंगे इसको कैसे है पंच आबों का समूह है। जब नदियों में आप पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से बताया भी जाएगा। यहां पर मैं और बता देता हूं आपको, इससे उत्तर के विशाल मैदान का एक भाग है सिंधु नदी से निर्मित जो मैदान है, इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। इस प्रकार ये 5 इसकी सहायक नदियां और एक मुख्य नदी सिंधु नदी, इन 6 नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है इसे कहा गया पंजाब। अब इसके अंतर्गत अलग अलग कौन से 5 दोआब हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोआब का मतलब 2 नदियों का समूह है, पंजाब मतलब 5 नदियों का क्षेत्रीय समूह है। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो सिंधु और झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है, इसे कहा गया सिंध सागर दोआब। इसके बाद झेलम और चिनाब के मध्य का जो है, इसे कहा गया चाज दोआब। कौन कौन सा? चिनाब और झेलम के मध्य का। इसके बाद तीसरा है रचना दोआब, तो ये है रावी और चिनाब के मध्य का। रचना, रावी और चिनाब, इनको आप इसी प्रकार से याद भी कर सकते हैं। चाज में आप देखेंगे तो एक तो च चा और झेलम वाला झ ज चाज, फिर रचना में रावी और चिनाब। फिर बारी जो है ये है वे रे बारी बारी, तो ये बारी जो है ये व्यास और रावी नदियों के मध्य का जो क्षेत्र था, दोआब था, इसे कहा गया बारी। और विस्त दोआब में आएगा, विस्त में व्यास और सतलज।
वर्तमान समय में भारत में यही दो आब उपलब्ध हैं, बारी और विस्त। विभाजन के बाद सिंधु सागर या सिंध सागर दोआब, चास दोआब और रोचना दोआब, ये तीनों विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए और बारी और विस्त दोआब हमारे भारत में स्थित है। तो पंजाब का जो मैदानी क्षेत्र था इसके बारे में आपने जाना। अब अपन बात करते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है, गंगा जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी सहायक नदियां जो भी हैं, इन सभी से निर्मित जो मैदान है वो गंगा का मैदान है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है, ये गंगा का मैदान कहलाता है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी है। इस मैदानी क्षेत्र की औसत ऊंचाई है 200 मीटर। अब इस मैदानी क्षेत्र को भी अपन तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा अपन पढ़ेंगे निम्न गंगा का मैदान। अब इनकी विशेषताओं की बात करें अपन, ऊपरी गंगा का जो मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान है, यह स्थित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर बात करें मध्य गंगा का मैदान, तो मध्य गंगा का मैदान है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। फिर निम्न गंगा के मैदान की बात करें तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। इसके बाद बात करें इनमें होने वाली वर्षा, तो देखो एक ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ऊपर से जैसे जैसे अपन इधर डेल्टाई क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे तो मिट्टी जो है पहले रेतीली मिट्टी आएगी, फिर सिल्ट मिट्टी आएगी, फिर चिकनी मिट्टी आएगी। सबसे पहले जो रेतीली मिट्टी है कम उपजाऊ, उसके बाद सिल्ट है वो उससे अधिक उपजाऊ है, और फिर उसके बाद चिकनी मिट्टी है वो उससे भी ज्यादा उपजाऊ है। ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा 100 से 200, फिर 200 से 300 और फिर 300 से भी अधिक होती जाएगी। और इसी प्रकार इनकी स्थिति पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, और उसके बाद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो इस प्रकार आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब बात करें अपन यहाँ पर वर्षा की, तो ऊपरी गंगा का जो मैदान है यहाँ पर बारिश होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। फिर मध्य गंगा के मैदान में बारिश होती है 200 से 300 सेंटीमीटर, और निम्न गंगा के मैदान में बारिश होती है 300 सेंटीमीटर से भी अधिक। इसके बाद बात करें यहाँ पर मिट्टियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो ऊपरी गंगा का जो मैदान है यहाँ पर मिट्टी का जो प्रकार है वो रेतीली मिट्टी है। फिर मध्य गंगा के मैदान में सिल्ट और निम्न गंगा के मैदान में चिकनी मिट्टी। इस चिकनी मिट्टी के उपलब्धता के कारण यह मैदानी भाग सबसे अधिक उपजाऊ है तथा सबसे ज्यादा नवीन मृदा की उपलब्धता या उपस्थिति या जमाव इसी क्षेत्र में होता है। अब बात करें यहाँ पर जो भी फसलों का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मुख्य रूप से गन्ना और चावल का। इस क्षेत्र में उत्पादन होता है कपास और चावल का, और इस क्षेत्र में उत्पादन होता है चावल और जूट का। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। वर्ष भर यहाँ पर चावल और जूट की खेती की जाती है। इस प्रकार अपन ने दूसरा जो विभाजन था वो पढ़ा गंगा के मैदान के रूप में, प्रादेशिक विभाजन में। अब तीसरा अपन पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का मुख्य विस्तार असम में है, और असम में मुख्य विस्तार होने के कारण इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से असम में होने के कारण इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। अब असम में कहां से कहां तक इसका विस्तार है, तो इसको मैं आपको मानचित्र में बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। यह ऐसे अपने मानचित्र की स्थिति है। इस प्रकार यह असम है। तो असम में यहां पर एक स्थान है सदिया, ये स्थान है सदिया। तो सदिया से लेकर के और यहां पर एक स्थान पड़ता है धुबरी। सदिया से धुबरी तक इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर।
तीसरा भाग जो अपन पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। असम का क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख्य रूप से इस ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार भारत में असम में है। और असम में कहां से कहां तक? तो असम का ये जो सबसे पश्चिमी भाग है, सदिया, यहां से लेकर यहां धुबरी तक 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करें इसकी चौड़ाई की, तो ऊपर ये जो हिमालय की पहाड़ियां हैं, इन हिमालय की पहाड़ियों से नीचे मेघालय में एक पहाड़ी है गारो। गारो, खासी और जयंती अपन ने पूर्वांचल के पहाड़ी क्षेत्रों में पढ़ी थी। तो गारो पहाड़ी के मध्य, हिमालय से गारो के मध्य, इस प्रकार इसकी जो चौड़ाई है वो है 100 किलोमीटर। हिमालय से गारो के मध्य चौड़ाई 100 किलोमीटर और सदिया से धुबरी के मध्य इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। इसके अलावा इस मैदान की क्या और विशेषताएं भी हैं? जी हाँ, कौन कौन सी विशेषताएं? तो सबसे पहले आप जानेंगे कि यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसमें सर्वाधिक बाढ़ आती है, सर्वाधिक बाढ़ आती है। ये अलग अलग छोटी छोटी शाखाओं में बटकर बहना शुरू हो जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य में जो भाग है उनमें कई नदीय द्वीपों का निर्माण होता है, नदीय द्वीप बनते हैं। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य असम में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है, जिसे कहा जाता है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित है। इसके अलावा सरकार के द्वारा कई अन्य द्वीपों का निर्माण भी इस नदी क्षेत्र में किया गया है, जिसमें कि बाढ़ की स्थिति होने पर हाथी और हाथियों जैसे अन्य जो जंगली जानवर हैं वे अपनी जीवन की रक्षा बाढ़ के समय यहाँ पर आकर के, इन द्वीपों पर आकर के कर सके। तो इस प्रकार अपन ने तीसरा पढ़ा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब चौथा अपन पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई जो क्षेत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। तो पहली बात, इस डेल्टा का निर्माण कैसे होता है ये आप समझेंगे। अभी देखो, वापस मैं एक बार वो मानचित्र बनाता हूं। गंगा नदी यहां पर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक तो पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती है जिसे कहा जाता है हुगली, और दूसरी जो शाखा है वो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, इसे कहा जाता है पद्मा। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी असम से बहती हुई आती है। इसे जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है जमुना। जैसे ही पद्मा और जमुना बांग्लादेश में मिलती है तो इसके बाद जो नदी जानी जाती है वो है मेघना। ये मेघना नदी इधर से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इधर से हुगली नदी। तो इन नदियों के मध्य का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इन नदियों के मध्य का जो डेल्टाई क्षेत्र है इसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। इसी सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी वृक्षों की अधिकता है। दूसरी यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ पर ज्वारीय जो जल है, जब सागर में ज्वार आते हैं तो उनका ज्वार का जो जल है वो जल भी इस डेल्टाई क्षेत्र में फैल जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ की भूमि कैसी है? दलदली है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा है? दलदली क्षेत्र है। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर, तो यह अत्यंत समतल क्षेत्र है। यहाँ से सागर तल की ऊंचाई बहुत कम है और ये दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो सागर से जो जल आता है ज्वारीय जल के रूप में, वो आकर यहाँ पर जमा हो जाता है। अब इसके अलावा मैं दो शब्दावली आपको और बता देता हूं जो इस मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, रेह या कलर। इस मैदानी क्षेत्र में जहां अत्यधिक सिंचाई की जाती है, जल की अधिकता होती है, तो वहां पर या फिर जो खाद्य है, रासायनिक खाद है, इसके अत्यधिक उपयोग के कारण भूमि के ऊपर नमक की एक परत जम जाती है जिसे कहा जाता है रेह या कलर। इसके बाद बात करता हूं मैं भूड़ की। भूड़ जो शब्दावली है यह है नदी के अत्यधिक बहाव के कारण ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है, ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है, यह मिट्टी नदी के पानी के साथ बह जाती है तो नीचे से कंकड़ पत्थर वाली जो भूमि है वो दिखाई देने लग जाती है जिसे भूड़ कहा जाता है। और इसका विस्तार है गंगा से लेकर के रामगंगा के मध्य, गंगा से रामगंगा के मध्य का जो ये मैदानी क्षेत्र है जिसको अपन भूड़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदी के पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी वो हट जाती है। परिणाम स्वरूप नीचे की जो कंकरेले मिट्टी है
पत्थर जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो इसे भूड़ कहा जाता है। अब नोट लगा के आप लिखेंगे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भी उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत ही। जब भारत का भूगोल अपन पढ़ते हैं तो भारत के भौतिक प्रदेशों में इसको उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। मैं विस्तार से आपको ये पढ़ाऊंगा, राजस्थान का भूगोल जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। तो थार का मरुस्थल जो है ये कभी मीसोजोइक जो काल था उस काल में टेथी सागर का हिस्सा हुआ करता था।